नमस्कार, सारथी गुरुकुल में मैं गौरीश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो कि है फंडामेंटल राइट्स। इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पूरे ही टॉपिक को 3 से 4 लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे, जिसमें एक-एक आर्टिकल को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ताकि सारे ही क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम के कवर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 12 टू 35। आइए सबसे पहले दोस्तों जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है क्या, व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ठीक है, बहुत ही आराम से समझेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है यूएसए से इंस्पायर्ड, यूएसए के संविधान से लिया गया है। हम जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग देशों से कुछ ना कुछ हमने अडॉप्ट किया हुआ है, सोर्सेज हैं। तो अमेरिका में जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, यानी अधिकारों से जुड़ा हुआ विधेयक, हमारे यहाँ वो फंडामेंटल राइट्स। तो इंपॉर्टेंट बात, फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशंस। ओके, इसे दोस्तों मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप पढ़ी होंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा एक तरह से सबसे पहला रिटन डॉक्यूमेंट था नागरिकों के अधिकार से जुड़ा हुआ, और ये इंग्लैंड के किंग के द्वारा एक जमाने में सर जॉन किंग थे, उनके द्वारा जारी किया गया था। तो नागरिकों से जुड़ा हुआ, नागरिकों के अधिकार से जुड़ा हुआ पहला रिटन डॉक्यूमेंट था मैग्ना कार्टा। तो इसीलिए इंडिया का मैग्ना कार्टा इसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही लॉन्ग, डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ राइट्स है। और न केवल ये सिर्फ राइट्स को भी प्रोवाइडेड किए गए हैं, बल्कि जस्टिसिएबल भी है ना, न्याय उचित, मतलब कि आप इसके थ्रू न्याय मांग सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। हम आगे समझेंगे कि किस तरह से और क्या है प्रोविजंस। बट रिमेंबर, और it is guaranteed by constitution to all the persons without any discrimination, बिना किसी भेदभाव के सारे ही नागरिकों को ये प्रदान किया गया है। कुछ फंडामेंटल एक्सेप्शन है जो ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, नॉट टू द फॉरेनर्स हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। बट इन ऑल इट हैज बीन गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट, इट कम्स अंडर जुडिशियल रिव्यू, and it upholds equality of all the individuals, dignity of the individuals and unity of the nations। ये लोगों की, व्यक्तियों की बराबर समानता है ना, उनका आदर और देश की एकता और अखंडता भी इंश्योर करता है। तो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया हुआ है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। इट हैज बीन गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच अपहोल्ड्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन and it ensures equality and dignity of the individuals। okay, what is it all about, क्या पर्पस है फंडामेंटल राइट्स का, समझते हैं दोस्तों। इट प्रमोट्स आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हमारा देश है ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है हमारा। तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो बना रहे, पब्लिक की, आम नागरिकों की इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इस आइडिया को ये प्रमोट करता है। It prevents establishment of authoritarian and despotic rule in the country। तानाशाही और डिक्टेटरशिप एक प्रकार का रूल आप जानते होंगे दोस्तों, जहां पर केवल मतलब एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है और लोग कुछ कह नहीं पाते, अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तो ये एक तरह से उसको रोकता है, एक लिमिटेशन पुट करता है। प्रोटेक्ट्स लिबर्टीज एंड फ्रीडम्स ऑफ पीपल अगेंस्ट इन्वेजन बाय स्टेट एंड आल्सो ऑपरेट्स एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव and arbitrary laws of the legislature। That means कि ये सरकार पर भी एक लिमिट लगाता है और लोगों को उनके अत्याचार से, भेदभाव से बचाता है। वो जो नियम और कानून बनाए तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ही बनाए, है ना। लिमिटेशन ऑन द आर्बिट्ररी लॉज ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि कुछ भी कानून ना बना दें, लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, यह इंश्योर करता है। इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो it aims at establishing government of laws and not of men। यह व्यक्तियों के शासन नहीं, व्यक्तियों का सरकार नहीं, कानून का सरकार इंश्योर करता है। कानून का सरकार यानी जो शासन चले, जो कानून बने, लोगों के विकास के लिए हो, लोगों की भलाई के लिए हो, या किसी एक व्यक्ति द्वारा ना चले, है ना। ये हमारा फंडामेंटल राइट भी इंश्योर करता है। Why fundamental rights are named? Because it has been guaranteed and protected by Constitution, which is the fundamental law of land। ये totally Constitution के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है,
जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम आगे समझेंगे किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ये आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं. इट्स इम्पॉसिबल बाय लॉ and as well as it's most essential for all round development of the individuals. That is why it is fundamental. ये हमारे व्यक्तित्व विकास में, लोगों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है. ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स. दोस्तों, ओरिजिनली इन द बिगिनिंग 7 fundamental rights were there. How many? 7 fundamental rights were there. Right to equality from 14 to 28, right to freedom from 19 to 22, right against exploitation 23-24, and right to the freedom of religion 25 to 28, right to cultural and educational rights 29 and 30, right to property 31, and right to constitutional remedies article 32. तो ये दोस्तों 7 फंडामेंटल राइट्स स्टार्टिंग में थे. हम यहां पर आपने गौर किया कि आर्टिकल 12 और 13 आपको नहीं दिख रहा होगा, एज वेल एज आर्टिकल 33 to 35 नहीं दिख रहे होंगे. तो दोस्तों ये जो अभी हमने देखा, ये 7 जो आर्टिकल्स, ये मेनली प्योर फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं. जहां तक आर्टिकल 12 और 13 है, हम अभी समझने वाले हैं. दे टॉक अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक डेफिनेशन ऑफ द स्टेट एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ, जो हम अभी आगे समझेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में बहुत ही जगह स्टेट टर्म यूज किया गया है, स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं. देन वी शुड वेरी मच नो कि स्टेट क्या होता है, बाय स्टेट व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन मींस. ये आर्टिकल 12 में है. 13 में लॉज के बारे में बात की गई है कि अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाते हैं तो क्या हो सकता है. Then 33-34 talk about what in case of martial law, police forces, security personnel, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उनको रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं. एंड आर्टिकल 35 सेज रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स और द लॉज व्हिच आर टू बी मेड कैन बी डन बाय पार्लियामेंट, नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर्स. तो बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट्स की बात की जाए, ओरिजिनली इन द बिगिनिंग दीज वर द 7 फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम आर्टिकल नंबर 14 टू आर्टिकल नंबर 32. By 44th Amendment 1978, the list of fundamental rights, there was a major change, and right to property, which was article number 31, I repeat, article number 31, right to property was removed from fundamental right and became a legal right under article 300A, the part 12 of Constitution. So now remember, there are only 6 fundamental rights. शुरुआत में 7 मूल अधिकार थे, आज 6 मूल अधिकार है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल नंबर 12 जो हम चर्चा कर रहे थे 12 और 13 के बारे में. आर्टिकल 12 में स्टेट टर्म को डिफाइन किया गया है, राज्य के टर्म को डिफाइन किया गया है, क्योंकि पार्ट 3 में बहुत ही जगह यूज किया गया है अलग अलग प्रोविजंस में. तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी था कि स्टेट मीन्स व्हाट और ऑल इंक्लूडेड इन स्टेट. लेट्स सी. According to article number 12, state includes all the things which are directly or indirectly related to government. Yes, government and parliament, India, legislature and state governments, local bodies, municipalities, district boards, other authorities, statutory or non-statutory like LIC, ONGC. मतलब गवर्नमेंट से जुड़ी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज हैं, that all will be included in the term state. तो स्टेट इसलिए बहुत ही देखा जाए तो एक वाइडर सेंस में डिवाइड किया गया, बिकॉज दीज एजेंसीज कैन बी चैलेंज्ड, देयर एक्शन कैन बी चैलेंज्ड, आर इनफोर्सेबल बाय लॉ. ओके, एंड सुप्रीम कोर्ट, रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट once also had told, declared that when a private body or any kind of agency working as instrument of state will fall in the meaning of state under article 12. यानी सरकार से जुड़ा कोई भी कार्य अगर कोई एजेंसी कर रही है तो वो भी स्टेट के डेफिनेशन में कंसीडर होगी. कोई एनजीओ हो, प्राइवेट बॉडीज हो, मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, रिलीफ कैंप्स लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इन चीजों का अगर वो गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं तो वो भी स्टेट के अंदर आएंगे आर्टिकल नंबर 12 के अकॉर्डिंग. ओके. Now, article number 13.
दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दोस्तों। आर्टिकल नंबर 13 हम इसको स्किप कर जाते हैं, पढ़ते नहीं अच्छे से। हम अगले लेक्चर में इसको और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत ही डिस्प्यूटेड रहा था इन बिटवीन 1960s टू 70s। क्योंकि लॉ क्या है, अमेंडमेंट जो है लॉ में आएगा नहीं आएगा, ये तब तक इस पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा था जब तक एक लैंडमार्क जजमेंट केशवानंद भारती केस नहीं हुआ था। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज ऑल आर्टिकल 13 अबाउट। All the laws that are inconsistent with or in the derogation of any of the fundamental rights shall be void. It expressly provided for doctrine of judicial review. कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जो फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन में आता हो, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, विपरीत हो, वह शून्य करार दिया जाएगा। यानी यह जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। इट इज इम्पॉसिबल बाय लॉ। ऐसा कोई भी कानून जो अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है उसका, तो वो शून्य हो जाएगा। और जिस तरह आर्टिकल 12 में स्टेट डिफाइन किया गया, सिमिलरली यहाँ लॉ की डिफिनेशन दी गई कि परमानेंट लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर्स और द ऑर्डिनेंसेस बाय प्रेसिडेंट और द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स इन द नेचर ऑफ लेजिस्लेशन by rules, notifications and even the non-legislative sources of law that will be covered। यानी कि यही बात अगर गवर्नमेंट से जुड़ी कोई भी कानून बनता है, कोई भी बॉडी कुछ डिसीजंस लेती हैं, वह लॉ के अंडर आएगा। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ, देयरफॉर इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। यानी संवैधानिक संशोधन कानून के दायरे में नहीं आएगा, इसलिए इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। जिसे जैसा थोड़ी देर पहले कहा मैंने, और आगे के लेक्चर में हम तो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आप बिल्कुल लेक्चर्स कंटिन्यू करिए और अपने नोट्स बनाइए। इसी बात को केशवानंद भारती केस में फाइनल एक लैंडमार्क जजमेंट आया जिसमें कहा गया कि अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है, until and unless it should not be against basic structure of the constitution। It can be challenged on the ground that it violates a fundamental right that forms part of the basic structure and can be declared void। उसी हद तक नहीं कुछ होगा अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करता हो, अदरवाइज इट कैन बी डिक्लेयर्ड void। तो दोस्तों हम इसको आगे अच्छे से समझने वाले हैं कि 13 से रिलेटेड और फंडामेंटल राइट्स वेदर दे कैन बी अमेंडेड और नॉट। तो फ्रॉम बहुत सारे केसेस हुए फ्रॉम बिगिनिंग 1951 टू 1973। हम सारे केसेस को वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट केशवानंद भारती में केस में आया। तो आज हमने समझा कि फंडामेंटल राइट्स क्या है और क्यों है, आर्टिकल नंबर 12 और आर्टिकल नंबर 13। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आप इसका अच्छे से नोट्स बनाएं, कोई भी डाउट्स हो बिल्कुल हमसे पूछें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों और काफी बड़ा भी है, इसीलिए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्कस करते रहेंगे। तो अगर वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा ही हमसे कांटेक्ट करने में बिल्कुल फ्री फील करें। किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी कंफ्यूजन हो, सारथी गुरुकुल आपके साथ हमेशा ही बना रहेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।